नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, ये जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चंस हैं ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो आपका एचएएस का एग्जाम हो, चाहे पेपर 1 में जहाँ पर भी नेशनल इंटरनेशनल अफेयर पूछा जाएगा वहाँ पर जो है आपको हेल्प मिलेगी। तो हर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। जून 2023 के जो है ये इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 वॉज इनॉग्रेटेड। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में जो है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का तीसरा जो संस्करण है उसका उद्घाटन किया गया। देखिए, खेलो इंडिया जो नेशनल यूनिवर्सिटी की गेम्स हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2023 की हैं, इनका जो उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया, ये कहाँ पर किया गया? ये किया गया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो था वो इसका उद्घाटन किया गया। अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है आपको तो देखिए, ये जो थर्ड एडिशन इस बार हुई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, ये उत्तर प्रदेश में जो था वो ऑर्गेनाइज़ की गई और उत्तर प्रदेश की अलग अलग 4 सिटीज़ में जो था वो इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। लखनऊ में किया गया था, वाराणसी में किया गया था, गोरखपुर में किया गया था और गौतम बुद्ध नगर में जो था वो किया गया था ऑर्गेनाइज इसको। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसमें 4000 से ज़्यादा एथलीट्स ने और 108 यूनिवर्सिटीज़ ने जो था वो लगभग जो था वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। एंडिंग जब इसकी हुई तो इसमें मेडल टैली किस तरह से रही? इसमें जो था वो गोल्ड मेडल, जो टोटल मेडल जो था वो पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा जीते गए। सबसे पहले स्थान पर जो था जिसका रैंक सबसे पहला रहा वो पंजाब यूनिवर्सिटी थी। 69 मेडल जीत कर ये लाए, 26 गोल्ड मेडल जिसमें से 17 सिल्वर मेडल और 26 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। दूसरे नंबर पर भी जो था वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब की रहती है। इसने जो था वो 68 मेडल जो था वो यहाँ पर जीते। 68 मेडल में से जो था वो 24 गोल्ड मेडल थे 27 जो था वो सिल्वर मेडल थे और 17 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। तो इस तरह से जो था वो इनकी रैंकिंग रही। इस तरह से जो था ये पहले रैंक पर और दूसरे रैंक पर और कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, ये 4 सिटीज़ कौन कौन सी हैं, ये सब आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं एट विच प्लेस द वुमेन 20 समिट वॉज हेल्ड। तो बोलते हैं कि वुमेन 20 जो महिलाओं का 20वां महिला W20 शिखर सम्मेलन हुआ, इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था? देखिए, वुमेन 20 का जो आयोजन था वो किया गया था महाबलेश्वरपुर में। महाबलीपुरम में जो था वो इसका जो था वो क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम यहाँ पर। वुमेन 20 समिट जो था ये कहाँ पर हुई? ये जो था वो हुई महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम का जो ब्लू रेजॉर्ट टेम्पल बे है वहाँ पर जो था ये हुई और महाबलीपुरम जो है वो था तमिलनाडु में जो है वो पड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है कि महाबलीपुरम जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। अच्छा, तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ पर है ये आप बताएंगे। ये बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, स्टेट्स और उनकी कैपिटल, तो इसको जो है आप कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द 12th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स इक्विवेरियन बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स हैज़ बीन कमेंस्ड इन। तो बोलते हैं कि भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच में था वो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम एक्स एक्विवेरियन रखा गया था। इसका 12वां संस्करण था। ये कहाँ पर जो था वो शुरू हुआ था? तो ये देखिए आपने ध्यान रखना है, उत्तराखंड के चौबतिया में जो था वो हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, एक्स इक्विवेरियन एक्सरसाइज ये किस कंट्रीज के बीच में होती है? ये इंडियन आर्मी और जो मालदीव्स का नेशनल डिफेंस है उसके बीच में जो है वो होती है। और इस बार जो इसका हुआ वो 12th एडिशन जो था वो हुआ और उत्तराखंड में ये देखने को मिला। इसी तरह का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले इसी के बारे में ये डिटेल में लिखा गया था कि 12th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई इंडियन और मालदीव्स नेवी के बीच में वो उत्तराखंड के चौबतिया में हुई और 11 जून से 24 जून 2023 के बीच में हुई। एक्विवेरियन का मतलब होता है फ्रेंड्स, मतलब दोस्त, इसका मतलब होता है। और ये बायलेटरल एक्सरसाइज इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है वो होती है। इसी तरह का क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एक्सरसाइज एकत्था इज एन एनुअल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड। तो बोलते हैं कि अभ्यास एकता जो है ये भारतीय नौसेना और किस देश के बीच में जो है वो होता है? किस देश की नौसेना के बीच में जो है वो होता है? तो ये एकता एक्सरसाइज जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये इंडियन नेवी और मालदीव्स की नेवी के बीच में जो है वो होती है। ऑप्शन बी मालदीव से सही आंसर हो जाएगा।
2 क्वेश्चन हमने मालदीव्स के एक्सरसाइजेज के बारे में पढ़ लिए, एक हमने आर्मी की एक्सरसाइज रिवाइज कर ली इनकी, और एक हमने जो था वो नेवी की एक्सरसाइज जो है वो रिवाइज कर ली। ये दोनों ही एक्सरसाइजेज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखो इसी तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, जैसे कि कौन कौन सी, जैसे कि देखो वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में हो जाती है, शक्ति एक्सरसाइज जो है वो भी इंडिया और फ्रांस के बीच में ही होती है, इंद्र एक्सरसाइज होती है, इंद्र एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में हो जाती है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज होती है, ये भी इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, इंडिया और यूएस के बीच में जो है वज्र प्रहार एक्सरसाइज और युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होती हैं, ये दोनों ही आपने ध्यान रखनी है। एक नोमैडिक एलिफेंट होती है, नोमैडिक एलिफेंट जो है वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो है वो होती है। ये मैंने बेसिक से एक्सरसाइजेज बता दी आपको, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत बार एग्ज़ाम में देखी गई हैं, एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, वो हमने यहाँ से थोड़ी सी रिवाइज कर ली। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन न्यूज़, इट इज़ लोकेटेड इन। तो बोलते हैं कि हाल ही में अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य खबरों में था, ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो था वो खबरों में थी, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर पड़ती है, असम में जो है वो पड़ती है। ऑप्शन ए असम जो है वो सही आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से हम कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा नेशनल पार्क हो गए, उनको जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मानस नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सेंचुरी कह लीजिए, मानस सेंचुरी जो है वो असम में जो है वो पड़ती है। खजरंगा नेशनल पार्क सेंचुरी हो गया, ये जो है वो असम में ही जो है वो पड़ता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कर्नाटक ऑप्शन में दिया गया है, तो कर्नाटक में जो है वो नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो पड़ता है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश की जो है वो यहाँ पर बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो नामधापा नेशनल पार्क ध्यान रखना है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो है वो स्थित है, नामधापा नेशनल पार्क। और जो इम्पोर्टेंट वन एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, ये जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क या सेंचुरी हो गया, ये जो है वो केरला में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क हो गया, ये उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है। दुधवा के अलावा जो है सिंपली फाल हो गया, सिंपली फाल जो है ये उड़ीसा में जो है वो पड़ता है। तो ये हिमाचल के तो आपको पता ही है, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, पिन वैली नेशनल पार्क हो गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल की रिवाइज कर रखी हैं, तो वो सब आप याद रखें। जो हमने इंपॉर्टेंट वन यहाँ से रिवाइज करना था वो हमने रिवाइज कर लिया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट एयर डिफेंस 2023 नाटो लार्जेस्ट एवर एयर एक्सरसाइज। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास, जो एयर डिफेंस है 2023 का, उसकी मेज़बानी करने के लिए तैयारी कर रहा है। तो नाटो का जो सबसे लार्जेस्ट जो अभी तक का एयर एक्सरसाइज है उसकी जो तैयारी की जा रही है वो जर्मनी के द्वारा जो है वो की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है? जर्मनी के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो जर्मनी इसकी तैयारी कर रहा है। नाटो बहुत चर्चा में रहा, नाटो के कारण ही जो है वो हमें युद्ध देखने को मिलता है रशिया और यूक्रेन के बीच में। नाटो का जो है वो फिनलैंड भी जो है वो मेंबर बन गया। फिनलैंड कौन से नंबर का मेंबर बना? मैंने बहुत बार रिवाइज करवाया आपको करंट अफेयर में, आप कमेंट करके बताएंगे कि फिनलैंड कौन से नंबर का मेंबर जो है वो बना। अभी देखिए नाटो की हम बात करते हैं। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, और नाटो की स्थापना 1949 में जो था वो की गई थी। 1949 में इसकी स्थापना की जाती है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में जो है वो आता है। ब्रुसेल्स में जो है उसका हेडक्वार्टर स्थित है। नाटो के बारे में जान लिए। नाटो की जो लार्जेस्ट एवर एयर एक्सरसाइज होगी वो जर्मनी होस्ट करेगा। फिनलैंड ने जो है वो हाल फिलहाल में नाटो को जो है वो ज्वाइन किया है। अगर आपने अभी तक भी कमेंट करके नहीं बताया है तो मैं ही बता देता हूँ कि फिनलैंड जो है वो 31वें नंबर का जो है वो कंट्री बना है जिसने नाटो को ज्वाइन किया है, और 1949 में इसकी स्थापना की गई। इसका मतलब देखो, नाटो का मतलब ये है कि नाटो क्यों इसको लेकर झगड़ा होता है। जैसे यूक्रेन, अगर रशिया ऑब्जेक्ट कर रहा था कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर ना बने। अगर नाटो में ऐसा होता है कि 31 कंट्रीज अभी हो गई हैं ना, तो 31 कंट्रीज में से किसी एक भी कंट्री के ऊपर अटैक किया गया ना, तो बाकी की कंट्रीज सारी ऐसा समझती हैं कि उनके ऊपर अटैक किया, और वो सारी जो है वो फिर उस जिस कंट्री ने अटैक किया है नाटो की कंट्री के ऊपर, उसके साथ जो है वो क्या दुश्मनी जो है वो मोड़ लेती हैं। बड़ा ही सिंपल सी बात है कि मतलब थोड़े 3 दोस्त हैं मान लो, अगर 3 दोस्त के साथ जो है 3 दोस्त में से किसी भी एक दोस्त के साथ कोई लड़ाई करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो बाकी के जो 2 दोस्त हैं ना वो अपने दोस्त को डिफेंड करेंगे, वो अपने
तीसरे दोस्त को डिफेंड करेंगे और जिसने अटैक किया है उसके दुश्मनी मोड़ लेंगे। यही नाटो का सिंपल सा मतलब है, यही नाटो काम करता है इस तरह से। बोलते हैं अगले क्वेश्चन है, बोलते हैं विद विच कंट्री इंडिया फ्रांस कमेंस्ड मेडन एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ ओमान। तो बोलते हैं कि भारत फ्रांस ने किस देश के साथ जो है वो ओमान की खाड़ी में पहला अभ्यास जो है वो शुरू किया है। देखो इंडिया और फ्रांस ने यूएई के साथ मिलकर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मिलकर जो है वो अपना पहला आप कहेंगे एक्सरसाइज है वो जो है वो गल्फ ऑफ ओमान में स्टार्ट किए। ध्यान रखना है कहाँ पर किया है, गल्फ ऑफ ओमान में किया। यहाँ से थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। ये जो फर्स्ट एडिशन इंडिया फ्रांस और यूएई की मैरीटाइम एक्सरसाइज होगी, ये कहाँ पर होगी, गल्फ ऑफ ओमान में जो है वो होगी। और आपने ध्यान रखना है कि इंडिया की ओर से यहाँ पर आईएनएस तरकश जो है वो भाग लेगा और फ्रेंच शिप जो सरकॉफ्ट है वो जो है वो यहाँ पर भाग करेगा, पार्टिसिपेट करेगा वहाँ से। और यहीं पर यही दिया गया है कि फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट होंगे, यूएई नेवी की मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट होंगे, पार्टिसिपेटिंग जो है वो सारे इस एक्सरसाइज में जो है वो करेंगे। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो अराबियन सी ऑफ गल्फ ऑफ ओमान के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर साउथ में जो है ये बाउंड्री शेयर करता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो पूछा जाए पाकिस्तान जो है वो गल्फ ऑफ ओमान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। जब शायद लास्ट टाइम भी जो था ये इसी तरह का क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जो है वो अतुल वर्मा को जो है वो चुना गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, अतुल वर्मा को चुना गया। यहाँ से हम कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो जान लेते हैं, जैसे कि जनार्दन प्रसाद जो है वो अपॉइंट किए गए हैं नए डायरेक्टर जनरल। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है वो नए डीजी डायरेक्टर जनरल जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। जीसी मुर्मू क्या है, जीसी मुर्मू जो है ये कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इनके बारे में भी जान लिया है आपने पहले ही। तो ये अतुल वर्मा का नाम आपने ध्यान रखना है, जनार्दन प्रसाद का नाम ध्यान रखना है और जीसी मुर्मू का नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, उससे अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड इट्स फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल नेम्ड फतेह। तो बोलते हैं कि फतेह नामक ये जो पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है ये किस देश ने जो है वो विकसित की है। तो फतेह जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये मिसाइल जो है वो ईरान के द्वारा जो है वो डेवलप की गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ईरान ने इसको जो था वो डेवलप किया। देखो ईरान की कैपिटल आप ध्यान रखना, ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान में जो है वो स्थित है। ऑप्शन में इराक भी दिया गया है, इराक की कैपिटल बगदाद में स्थित है। इजराइल भी ऑप्शन में दिया गया है, तो इजराइल की कैपिटल थोड़ी सी जो है वो कॉन्फ्लिक्टेबल रहती है, वैसे जेरूसलम जो है वो कॉमन इसकी कैपिटल पढ़ी जाती है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल तो आपको पता ही होगी कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान की कैपिटल है। तो ये हमने 4 कंट्रीज जान ली, इनकी कैपिटल जो था वहाँ से जान ली, एग्जाम में पूछा जाता है तो डेफिनेटली आप ठीक कर आएंगे। आगे क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू विन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल। तो बोलते हैं कि भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जो है वो जीता है। देखो भारत ने जो है वो हराया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को हराकर जो है वो भारत ने जो है वो जूनियर मेंस का जो एशिया कप हुआ उसको जो है वो जीता, उस टाइटल को जो था वो जीता। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देखें, इंडिया ने जो था इंडिया की हॉकी टीम जो है था उसने 2-1 से जो था वो विन किया, और पाकिस्तान की टीम को जो था वो यहाँ पर इसने हराया। और ये जो मेंस का फाइनल जूनियर एशिया कप हुआ था ये ओमान में हुआ था, ओमान के सलाला में हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। ओमान की मैं कैपिटल आपको बता देता हूँ कि ओमान की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए ओमान की कैपिटल जो है वो मस्कट में स्थित है, मस्कट आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है वो ओमान की कैपिटल जो है वो है, ये मस्कट आपने ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पर आप पहले भी क्या इंडिया ने कभी ये जूनियर एशिया कप जो है वो जीता है, तो इंडिया ने जो है 4 बार जो है वो पहले टाइटल जीत लिया है। मेंस जूनियर कप का जो एशिया का कप का जो टाइटल है वो इंडिया ने जो है वो 2004 में, 2008 में, 2015 में और इस बार 2023 में जो है ये जीता। तो ये आपने ध्यान रखना है कि प्रीवियसली भी जो है वो इंडिया जीत चुका है और टोटल 4 बार जीत चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं द न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी वॉज इनाग्रेटेड एट
द इंडियन कल्चर सेंटर इन विच सिटी। तो बोलते हैं कि न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है, ये किस शहर में जो है वो किया गया है, भारतीय सांस्कृतिक किस शहर के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में किया गया है। तो ये ढाका में किया गया है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ढाका इज़ कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ये बांग्लादेश की कैपिटल है, इसके बारे में जानिए। ये जो 1971 का लिबरेशन वॉर हुआ था उसी को लेकर ये गैलरी बनाई गई है, और इंडियन कल्चर सेंटर जो हाई कमिश्नर ढाका में है वहाँ पर जो है वो इसको इनॉग्रेट किया गया है। बांग्लादेश के जो होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर का नाम था असुधाजमन खान, प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये चीफ गेस्ट जो था वो इस ओकेजन में रहे, तो ये आपने ध्यान रखना है। आपको पता है कि लिबरेशन वॉर बांग्लादेश का 1971 में हुआ था, तो इंडिया ने काफ़ी हेल्प बांग्लादेश को जो था वो बनाने में की थी, पॉजिटिव वे में जो था वो हेल्प की थी। और अब यहाँ पर ये जो वॉर गैलरी जो है वो बनाई गई इंडियन कल्चर सेंटर में बनाई गई, हाई कमिश्नर जो वहाँ पर है ढाका में, तो इसका इनॉग्रेशन वहाँ के होम मिनिस्टर से इन्होंने करवाया है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, बोलते हैं बाई विच ईयर हैज़ द सिटी ऑफ दुबई सेट गोल टू अचीव जीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो बोलते हैं कि दुबई शहर ने किस वर्ष तक जो है वो जीरो उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब देखो दुबई ने जो है ये किया है, अब दुबई ने कौन से ईयर तक किया है कि हम जो है वो जीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कर देंगे। मतलब जितना भी हमारा कंजम्पशन होगा ना वो एनवायरनमेंट के लिए कहीं पर भी हार्मफुल जो है वो नहीं रहेगा, जीरो एमिशन होगी, मतलब इस तरह से हार्मफुल। तो ये 2050 तक जो है वो गोल रखा गया है, ऑप्शन सी सही आंसर। डिटेल से जब आप समझेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर और हो जाएंगे। आप ध्यान रखिए कि दुबई का जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसने जो है एक स्ट्रेटजी जो है वो अपनी रखी है, जिसमें इन्होंने ये एम रखा है अपना कि हम जो है वो जीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 2050 तक जो है वो अचीव करेंगे। और इसमें जो है वो इसमें फर्स्ट मिडिल ईस्टर्न एजेंसी जो है वो बनी है जिसने इस तरह का जो है वो प्लान जो है वो बनाया है। और क्या होगा यहाँ से, जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है, मतलब क्लाइमेट पर जो है वो प्रभाव पड़ते हैं उनको जो है वो कम कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो इनका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो जो है वो 3 एरियाज़ में जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, बिल्डिंग है, फैसिलिटीज़ वेस्ट एंड मैनेजमेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन का इन्होंने टारगेट रख लिया है कि हम 2050 तक जो है वो इसको कर लेंगे जीरो एमिशन में। ये स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जो गई है, ये जब अब देखो COP18 की जो मीटिंग होगी ना, इस बार COP18 समिट होस्ट करेगा वो UAE करेगा, तो UAE के अलाइन में ही जो है वो बनाई गई है। अब देखो एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे भी कहीं पर भी ना कोई भी समिट होती है, कोई भी कंट्री कोई भी समिट को होस्ट करती है ना, तो वहाँ पर लास्ट में जो है एक कंक्लूजन निकल कर आता है और सारी कंट्रीज जो हैं उस कंक्लूजन को लेकर सहमति जो है वो जताती हैं। तो वो तभी आता है जब सभी कंट्रीज जो हैं वो सहमत हो जाएं। अब देखो आप देखते हैं कि SCO हो गया, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स हो गया, ये ना इतने पावरफुल नहीं रहे हैं। ये इतने पावरफुल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जो कंक्लूजन होता है ना उसके ऊपर सारी कंट्रीज जो हैं वो एक साथ नहीं आ पाती। सारी कंट्रीज एक साथ इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि चाइना वहाँ पर है, और चाइना कहता है कि हमारा जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है इंडिया को, आप उसका भाग बन जाइए। इंडिया साफ मना कर देता है। इस बार भी इंडिया ने जो था वो SCO की मीटिंग होस्ट की और साफ कह दिया कि हम नहीं करेंगे। तो एक ओवरऑल जो कंक्लूजन होता है ना वो वहाँ से नहीं निकल पाता, वहाँ इस तरह से जो है ये प्रणाली काम नहीं कर पाती जब कोई कंट्री जो है यहाँ पर अड़ंगा अड़ा देती है, मुसीबत जो है वो अड़ा देती है। अब UAE जो है वो COP28 होस्ट कर रहा है, तो देखो UAE किस तरह से जो है वो इन कंट्रीज़ को साथ लेकर चलने की कोशिश जो है वो कर रहा है। दुबई ने एक इनिशिएटिव रख दिया है, बाकी कंट्रीज़ भी देखा देखी में जो है वो कोई ना कोई प्लान रखेंगी और एक कंक्लूजन जो है वो बड़ा ही साधारण सा निकल कर आएगा लास्ट में, जो सारी कंट्रीज़ जो है वो मान लेंगी जिसको। इस तरह से जो है वो ये मीटिंग होस्ट करते हैं, परंतु होस्ट करके कंक्लूजन निकालना बहुत बड़ी बात होती है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच स्टेट नेम्ड दी बांद्रा वर्सोवा सी रूट एज वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु। तो बोलते हैं कि किस राज्य ने ये जो बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग है इसका नाम बदलकर जो है वो वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु जो है वो रखा है। तो ये नाम जो है वो महाराष्ट्र ने रखने का डिसाइड किया है। अब देखो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपनी सिटीज़ का नाम, पुराने नाम जो है उनको बदल देते हैं और नए नाम रख देते हैं। अब यहाँ पर भी देखो आप, बांद्रा वर्सोवा सी रूट इसका नाम था, इसका नाम वीर सावरकर के नाम पर जो था वो रखने का डिसाइड कर लिया।
ठीक है। तो इस तरह से अपने लीडर्स को ये रिस्पेक्ट देते हैं। और कोई चीज़ें होती हैं जिनको लगता है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको कि काकोरी ट्रेन जो कॉन्स्पिरेंसी हुई थी उसका नाम बदल दिया गया, उसको जो है वो काकोरी एक्शन नाम दे दिया गया। तो इस तरह से जो है वो कोशिश की जाती है कि पुरानी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा जहाँ पर लगता है कि गड़बड़ी है उनको इम्प्रूव कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं लाइफ को बनाओ रिच इज़ न्यू टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो लाइफ को बनाओ रिच ये जो है नई टैगलाइन है। अब बोलते हैं कौन से बैंक की ये नई टैगलाइन है। लाइफ को बनाओ रिच जो है ये यस बैंक की टैगलाइन है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब यस बैंक की ये टैगलाइन है। बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब तो ठीक है, इस तरह की टैगलाइन आपने पढ़ी भी होंगी, रिवाइज भी की होंगी, परंतु कई बार नॉर्मल एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। आपको इस तरह की टैगलाइन कई बार पटवारी के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगी, कांस्टेबल के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगी, और ये टैगलाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ये इसकी जो है वो टैगलाइन है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इसकी टैगलाइन है। और येस बैंक की टैगलाइन आपने जान ली। तो ये दो बैंकिंग सिस्टम है हमारे जिनकी, येस बैंक की तो नई है, अभी इन्होंने नई जो है वो इंट्रोड्यूस की है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो पुरानी ही है, इसको भी आप ध्यान रखना क्योंकि शायद ये पूछी गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी एक एग्जाम में, मैंने देखी थी। तो ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं वर्ल्ड मिल्क डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया जाता है जून 1 को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जून 1 को जो है वो वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जो है प्राप्त कर लेते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे जो है एक इंटरनेशनल डे है और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था, या फिर इसकी पहल जो था करवाई गई थी इसी के द्वारा। और ये जो है वो 2001 से जून 1 2001 से जो है वो मनाया जा रहा है। तो हमने वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में सारा जान लिया। मैंने अभी वर्ल्ड फूड डे भी बोल दिया, तो वर्ल्ड फूड डे भी होता है क्या कोई? हाँ, वर्ल्ड फूड डे भी होता है। और ये वर्ल्ड फूड डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को जो है ये वर्ल्ड फूड डे जो है वो मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि जून 1 को वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे जो है वो 16 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है। तो इस तरह से अब ये दो इम्पॉर्टेंट डे जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, ये दोनों के दोनों आपको याद रहने चाहिए। क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन इनसाइड टेम्पल आर बैंड बाय विच कंट्री। तो बोलते हैं कि मंदिरों के अंदर जो है वो मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है, या किसके द्वारा लगाया गया है? कौन से हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया है? लास्ट एडिशन में ही जो था हमने ये डिस्कस किया था कि किस हाई कोर्ट ने जो है ये लगाया है। कमेंट करके जो है वो आप बताएंगे। टेलीग्राम पर भी जो है वो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करती है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्विज़, इंपॉर्टेंट HPGK के क्विज़, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। @allexam31 इस तरह से सर्च करना अपने टेलीग्राम से, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।